गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो हम लोग एक कंपनी बनाने वाले, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी लॉन्च करने वाले, इससे रिलेटेड हमने लेक्चर हमारा स्टार्ट किया था। तो अब उसी स्टोरी को हम लोग आगे लेकर जाते हैं कि हम लोग सच में एक कंपनी लॉन्च करने वाले, जहाँ पे एक बार फटाफट लास्ट लेक्चर हमने जो पढ़ा था, जो सोचा था, वो एक बार फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सोचा था कि हम लोग सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि हमको कौन सा बिजनेस रन करना है। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी बिजनेस तो लॉन्च करना है, ये हमने ठान ही लिया, डिसाइड ही कर लिया कि हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी बिजनेस रन करने ही वाले हैं। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में हमको कौन सा बिजनेस रन करना है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, तो हमने डिसाइड किया कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बिजनेस रन करना है। तो अब कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बिजनेस रन करना है, ये हमने डिसाइड करने के बाद हम तो ठहरे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स, तो हमको तो पता नहीं कार कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे, ये हमारे सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तो इस प्रॉब्लम के लिए मैंने तुमको बताया कि हम लोग क्या करेंगे, एक करेक्ट, तुम लोग सोच रहे हो, सही सोच रहे हो, हम एक एक्सपर्ट अपॉइंट कर लेंगे जिसको ऑलरेडी कार मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर रहेगा, जिसको कार मैन्युफैक्चरिंग में ऑलरेडी 10 to 12 इयर्स का एक्सपीरियंस रहेगा, जो बड़े बड़े कंपनीज में ऑलरेडी कार मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डिपार्टमेंटल हेड का रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल चुके हैं। उन लोगों को हम लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एज ए एक्सपर्ट अपॉइंट करेंगे। एक्सपर्ट अपॉइंट करने के बाद उनसे एडवाइस लेंगे कि मशीनरी कहाँ से बाय करें, कौन से कस्टमर को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग खुद होके एक इंडस्ट्रियल विजिट भी करेंगे, जहाँ पे हम लोग कार मैन्युफैक्चर कैसे होती है, उसका प्रोसेस क्या है, एक बार देखेंगे। क्योंकि आप उसे देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई होगा, क्योंकि तुम सिर्फ इमेजिन करोगे तो तुमको पूरा पिक्चर क्लियर नहीं होगा जब तक तुम फिजिकली जाके वहाँ पे विजिट करके खुद होके देखते नहीं हो। तो तुमको वहाँ का पूरा एक एनवायरनमेंट कैसा है उसके बारे में पता चलेगा। तो हम लोग फिजिकल विजिट भी करेंगे, उसके साथ साथ मतलब इंडस्ट्रियल विजिट भी करेंगे, उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से रिलेटेड इंजीनियर को भी, एक्सपर्ट को भी अपॉइंट कर लेंगे, जो कार मैन्युफैक्चर कैसे करना है, उससे रिलेटेड मशीनरी कौन सा बाय करना है, वो सब चीज़ों का उसको नॉलेज रहेगा। स्पेयर पार्ट्स कहाँ से बाय करें, रॉ मटेरियल्स कहाँ से बाय करें, ये सब चीज़ों का उस पर्टिकुलर पर्सन को नॉलेज रहेगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, मशीनरी पहले पैसे किधर किधर खर्चने वाले वो सब चीज़ें हमने एक एस्टिमेट किया। तो हमने देखा मशीनरी हमको बाय करना पड़ेगा, और मशीनरी को स्पेंड करने के लिए 40 लाख रुपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हमको। मैंने तुमको बोल दिया था कि हमको कार मैन्युफैक्चरिंग मशीन कंपनी अगर लॉन्च करना है तो एक्चुअल में थोड़े एक्सपेंसेस ज़्यादा रहते हैं, पर तुमको कैलकुलेटिव इजीली समझे इसलिए मैंने यहाँ पे अमाउंट कम लिखी हुई है। एक्चुअल में एक्सपेंसेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसा हो सकता है कि मैंने 40 लाख रुपए की मशीनरी लिखी और मशीनरी 40 करोड़ की भी हो सकती है। तो अभी फिलहाल के लिए तुम लोग ये ऐसा एग्जाम्पल ही कंसिडर करो कि एक एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने अमाउंट लिखी ताकि तुम लोग इजीली समझ सको। तो हमको कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रन करना है, तो उसके लिए हमको मशीनरी 40 लाख रुपए का लगेगा। लैंड एंड बिल्डिंग, हमको लैंड परचेस करना पड़ेगा, उसके ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, तो वो सब के लिए मेरे को 50 लाख रुपीस का एक्सपेंसेस हम सबको लगने वाला है। फर्नीचर का 30 लाख रुपीस का एक्सपेंसेस लगेगा। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कंप्यूटर, सीसीटीवी, एयर कंडीशन, बाकी जो भी चीजें रहती है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, वो सब अप्लायंसेस का हमको 20 लाख रुपीस का एक्सपेंसेस है। रॉ मटेरियल का 30 लाख रुपीस का एक्सपेंसेस है। लेबर 30 लाख, ओवरहेड 20 लाख, ये सब अमाउंट हमको स्पेंड करना है। मतलब हमको ओवरऑल इतना खर्चा है, 2.2 करोड़ रुपीस का एक्सपेंसेस है, और आज एट प्रेजेंट 2.2 करोड़ रुपीस हमारे पास नहीं है। हमारे पास कितने फंड्स अवेलेबल है, हमारे पास 80 लाख रुपीस अवेलेबल है। 80 लाख रुपीस में तुम 2.2 करोड़ रुपीस का बिजनेस रन करने जाओगे तो पॉसिबल नहीं है। तुमको फंड्स कहीं ना कहीं से रेज करने पड़ेंगे। अब बच्चों, ये जो फंड्स का तुमको रिक्वायरमेंट है, ये फंड्स का रिक्वायरमेंट तुमको दो पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे कैसे दो पार्ट समझाता हूँ मैं तुमको। ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ना, ये एक पार्ट, और ये दूसरा सर्कल कर रहा हूँ, ये दूसरा पार्ट। ये दो पार्ट कैसे समझाता हूँ। ये जो मैंने पहला सर्कल किया, ये तुम्हारे सारे के सारे फिक्स्ड एसेट्स है। ये तुम्हारे क्या है, सारे के सारे फिक्स्ड एसेट्स, ये सारे फिक्स्ड एसेट्स है। और फिक्स एसेट्स के लिए जो कैपिटल लगेगा तुमको, उसको हम बोलते हैं फिक्स कैपिटल। क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल। मतलब एक बार मशीनरी परचेस कर लिया, हर दिन थोड़ी ना मशीनरी बाय करने के लिए निकलेंगे हम लोग। मतलब ये पहला वाला सर्कल में ऐसे टाइप के आइटम्स है जो हम लोग एक ही बार स्पेंड करेंगे
और फिर आगे 10, 12, 15, 5, 6, 7 साल बाद स्पेंड करेंगे। मतलब एक ही साल में 2-2, 3-3 बार ये अमाउंट स्पेंड होने वाला नहीं है। तो ये तुम्हारा फिक्स एसेट्स है, तुम्हारे बैलेंस शीट में फिक्स रहने वाला है मोर देन अ ईयर के लिए। और ऐसे एसेट्स को जो मांगने के लिए पैसा लगेगा तुमको, उस पैसे को हम लोग फिक्स कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिक्स कैपिटल। रॉ मटेरियल आज खत्म हो गया, कल फिर से लाना पड़ेगा। उसके बाद लेबर्स, डेली बेसिस पे लेबर्स का खर्चा चलता ही रहेगा। ओवरहेड में कल के लेक्चर में बोला था मैंने, ओवरहेड मतलब इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन चार्जेस, एडवर्टीजमेंट, कंटिन्यूस खर्चा है जो हर दिन चलता रहेगा, हर महीने चलता रहेगा। तो ऐसे खर्चों के लिए या ऐसे डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए जो तुमको पैसा लगता है उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को हम लोग अगर मराठी में बोले तो उसको हम बोलते हैं खेळता भांडवल। मतलब उसका मतलब ऐसा है कि तुमको बिजनेस रन करने के लिए जो भी पैसों की जरूरत है वो वर्किंग कैपिटल है। रन करने के लिए, डे टू डे बिजनेस एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जो पैसों की जरूरत तुमको है उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। क्योंकि ये डे टू डे है, हर दिन रॉ मटेरियल, हर दिन लेबर का वेजेस, हर एक दिन तुमको ये खर्चे चलते रहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, जेरोक्स, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ये हर दिन का खर्चा है। और ये जो खर्चा है ये कभी तो भी होता है। तो ये तुम्हारा फिक्स एसेट से रिलेटेड खर्चा, ये फिक्स कैपिटल, ये कभी तो भी होगा, इसलिए इसका नाम फिक्स कैपिटल वर्ड यूज किया था। ठीक है। ये सब पैसे हम लोग यूटिलाइज करने वाले हैं और ये सोर्सेज से हम लोग पैसे मांगने वाले हैं। अब पैसे मांगना है तुमको तो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ये एक सोर्स हो जाता है। और डिबेंचर्स, बॉन्ड, डिपॉजिट, बैंकलोर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन, ये एक सोर्स हो जाता है। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स आर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी और इनको हम पे करेंगे डिविडेंड, प्रॉफिट में शेयरिंग देंगे जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड। इक्विटी शेयर्स मतलब उनको प्रॉफिट में शेयरिंग मिलेगा क्योंकि उन्होंने कंपनी के कैपिटल में अपना पैसा एज अ ओनर कंट्रीब्यूट किया है, तो उनको प्रॉफिट में शेयरिंग मिलना ही चाहिए। तो जो उनको प्रॉफिट में शेयरिंग मिलता है उसको हम प्यार से क्या बोलते हैं बच्चों? डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। अब थोड़ा सा मैं ये सब चीजों पे आता हूँ, पर थोड़ा सा मैं इन दोनों के बारे में बता देता हूँ तुमको। अब सबसे पहली चीज इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, थोड़ा बहुत तुमको डिस्क्राइब कर देता हूँ। इक्विटी शेयर्स क्या है और प्रेफरेंस शेयर्स क्या है। अब सबसे पहला पॉइंट, रेट ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड का रेट कभी डिसाइडेड नहीं रहता है, हर साल डिसाइड करना पड़ता है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे बैलेंस शीट में स्ट्रक्चर भी बना लूँ ना, तो स्ट्रक्चर बनाने के बाद फॉर एग्जांपल परसेंटेज अगर लिख लूँ तो ये 15% है, ये 11% है, ये 10% है, ये 12% है, ये फॉर एग्जांपल 9% है, ये 10% है। इधर में परसेंट नहीं लिखा, हर जगह पे परसेंटेज लिखा, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर के आगे परसेंटेज नहीं लिखा। अब ध्यान से सुनना, इक्विटी शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर रहते हैं या वो टाइप के लोग हैं जिनका नंबर हमेशा सबसे लास्ट में आता है। तुमको उनको डिविडेंड देना है, प्रॉफिट में शेयरिंग देना है सबसे लास्ट। इधर इनको तुमको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। थोड़ा इनके बारे में तुमको बता देता हूँ कि बच्चों ये जो है ये तुम्हारा कैपिटल में अगर देखें तो ये तुम्हारा ओन्ड कैपिटल है, और ये देखो तो ये तुम्हारा
बोरोड कैपिटल है, ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल और ये तुम्हारा बच्चों क्या है, ये बोरोड कैपिटल है। फिर उसके बाद बोरोड कैपिटल वालों को हम लोग क्रेडिटर्स बुलाते हैं प्यार से, और उनको हम लोग पे करते हैं इंटरेस्ट। उनको क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ये एक ऐसा एक्सपेंसेस तुमको उनको देना है, जो तुमने लोन तो मांगा है, जो तुम्हारा प्रॉफिट हो लॉस हो कुछ भी हो, इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी है। इनको बिल्कुल भी तुम पे दया नहीं आएगी, वो इंटरेस्ट मांग के ही रहेंगे। ये लोग, इन लोगों को तुमको पे करना है डिविडेंड, लेकिन जब प्रॉफिट रहेगा तभी डिविडेंड देना है। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले प्रॉफिट में जो तुमको शेयरिंग देना है वो इन सबको देना है। जब इन सबको देने के बाद पैसा बचता है तो इनका नंबर लगेगा। इन सबको प्रॉफिट में से इंटरेस्ट देने के बाद अगर पैसा नहीं बचा तो इनको नहीं देना, ये चुपचाप बैठेंगे, कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में 8 टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर है। कुछ टाइप के प्रेफरेंस शेयर ऐसे रहते हैं जिसमें अगर तुमने डिविडेंड इस साल नहीं दिया ना, वो बोलेंगे इस साल डिविडेंड नहीं देना, ठीक है इस साल मत दो, पर इस साल का डिविडेंड अगले साल दो। मतलब अगले साल तुम उस साल का भी डिविडेंड दो और पिछले साल का भी डिविडेंड दो। ऐसा जितने साल करोगे उतने सालों का हम डिविडेंड ऐड करते जाएंगे। तुमको एक ना एक दिन पिछले पूरे सालों का डिविडेंड देना ही पड़ेगा। ऐसा एक टाइप का प्रेफरेंस शेयर है जिसको हम क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। उसको अगर छोड़ दिया जाए, तुम्हारे पास प्रॉफिट है तो पैसे दो, प्रॉफिट नहीं है तो इन दोनों को कुछ भी मत दो, ये दोनों चुप ही बैठे रहेंगे। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर हमेशा चुप ही बैठेंगे। मतलब अगर रेट ऑफ डिविडेंड अगर मैं कंसीडर करूं तो रेट ऑफ डिविडेंड देखो, प्रेफरेंस शेयर में रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड है, मतलब 10% बोला है तो 10% ही मिलेगा। लेकिन इक्विटी शेयर में 10% मिलेगा, 20% मिलेगा, 1000% मिलेगा या तो नहीं भी मिलेगा। मतलब उसका परसेंटेज कभी डिसाइडेड नहीं रहता है। तो रेट ऑफ डिविडेंड इक्विटी शेयर्स के केस में फ्लक्चुएटिंग है और प्रेफरेंस शेयर के केस में रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड। अब सबसे पहले पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पेमेंट ऑफ डिविडेंड की अगर बात करें तो सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलना चाहिए, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलना चाहिए, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा। इसके नाम में ही प्रेफरेंस लिखा है तो हमेशा इसको पहला प्रेफरेंस, मतलब जब तुम इन दोनों को कंपेयर करोगे तो हमेशा हर जगह पे पहला प्रेफरेंस इसी को मिलेगा, क्योंकि उसके नाम में ही प्रेफरेंस लिखा है तो प्रेफरेंस शेयर्स है। अब पेमेंट ऑफ डिविडेंड और उसके बाद रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब इन लोगों को इनका पैसा वापस करना है तो इन दोनों में से सबसे पहला नंबर इसी का लगेगा, इसका बाद में ही लगना है। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द रेट वाइंडिंग अप, मतलब कंपनी बंद हो रही है तो सबसे पहले पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दो, फिर बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को दो, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कुछ बचा ही नहीं, चुपचाप बैठे रहेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर कुछ नहीं कर सकते। अगर लास्ट में पैसा उनके लिए बचता भी नहीं है तो भी वो चुपचाप बैठे रहेंगे, कुछ नहीं कर सकते। इक्विटी शेयर इज अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी which is most riskiest securities ever, means ये सारे सिक्योरिटीज में से सबसे रिस्की सिक्योरिटी इक्विटी शेयर्स है। मतलब तुमको रिस्क लेना है, सबसे ज्यादा रिस्क लेना है तो इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करो। और अलकेश सर का फंडा बनता है तुमको पहले से कि जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट या फिर रिटर्न्स, उतना ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे तुमको। यहाँ पे रिस्क है पर वहाँ पे उतने रिटर्न्स भी है। रिटर्न्स कैसे है, क्या है, वो भी सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अब अगर हम लोग सिर्फ पेमेंट ऑफ कैपिटल की बात करें, मतलब इन्होंने जो पैसा दिया था उनको उनका पैसा वापस करना है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका पैसा
मिलेगा फिक्स्ड पीरियड के बाद, जो पीरियड उन्होंने डिसाइड किया है, पर इक्विटी शेयरहोल्डर को उनका पैसा मिलेगा ओनली वाइंडिंग अप के वक्त। इक्विटी शेयरहोल्डर को उनका पैसा वापस मिलेगा सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप के वक्त ही वापस मिलेगा, उसके पहले उनको 1 रुपया नहीं मिलने वाला है। ये दिमाग में फिट कर दो, इक्विटी शेयरहोल्डर को 1 भी रुपया वापस नहीं मिलेगा, उनको वाइंडिंग अप के वक्त ही वापस मिलेगा। अगर कंपनी खुद होके पैसा वापस करना चाहती है तो इक्विटी शेयरहोल्डर को मिल सकता है, नहीं तो इक्विटी शेयरहोल्डर खुद होके जाके पैसे कभी नहीं मांग सकता। तो तुम बोलोगे सर ऐसे टाइप की सिक्योरिटीज में कौन इन्वेस्ट करेगा जहां पे नंबर भी सबसे लास्ट में, पैसे भी वाइंडिंग अप के वक्त, तो ऐसे इसमें फायदा क्या है ऐसा इन्वेस्ट करके? अब ध्यान से सुनो, इक्विटी शेयर्स वो टाइप के शेयर्स है जो तुमको स्टॉक एक्सचेंज में देखने मिलेंगे। स्टॉक एक्सचेंज मतलब इंडिया के 2 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज पे वैसे बहुत सारे सिक्योरिटीज है, पर सबसे मेजॉरिटी सिक्योरिटीज जिसमें तुमको शेयर मार्केट जो तुम सुनते हो, शेयर बाजार जो तुम सुनते हो, और शेयर मार्केट में इतने शेयर्स खरीदे बेचे वगैरह, ये जो भी सुनते हो वो सारे के सारे इक्विटी शेयर्स होते हैं। अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने 1980 में विप्रो कंपनी के अगर 1 लाख रुपए के शेयर्स बाय किए थे तो 2017-18 में वो 1 लाख रुपए के शेयर्स का वैल्यू 598 करोड़ रुपीस था। उसके बाद अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने एक ऑटो एंसिलरी कंपनी, ऑटो एंसिलरी मतलब क्या, एक ऑटोमोबाइल कंपनी ना, मतलब जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एंड आल्सो एन ऑटोमोबाइल कंपनी, जो ऑटोमोबाइल कंपनी है उस कंपनी के जो स्पेयर पार्ट्स है, वो स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली और एक कंपनी है जिसका नाम है मदरसन सुमी। मदरसन सुमी कंपनी, हाँ तुम सही नाम सुन रहे हो, मदरसन सुमी ये नाम है उस कंपनी का। वो व्हीकल्स के स्पेयर पार्ट्स बनाती है, ऑटो पार्ट्स, ऑटो एंसिलरी कंपनी है। उस कंपनी के अगर पेरेंट्स ने शेयर्स बाय किए रहते हैं 10,000 रुपए के शेयर्स, 10,000 रुपए के शेयर्स, वो भी ईयर 2000 ईयर में 10,000 रुपए के शेयर्स बाय किए रहते थे। आज मतलब मैंने बोल सकता हूँ कि मार्केट बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो गया है। 2018 तक की बात करते हैं, 2018 में वो 10,000 रुपए के शेयर्स का वैल्यू 250 करोड़ रुपीस है, 250 करोड़ रुपीस। अब तुम बोलोगे हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और हमको भी ऐसा करोड़पति बनना है, हमको भी इतने पैसे बनाने हैं ताकि हम लोगों को 10-20 साल बाद पैसे कमाने की जरूरत ना पड़े, तो तुम सोच रहे हो तो वैसा टाइप का तुमको कंपनी ढूंढना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा। ये एज नहीं तुम्हारा शेयर मार्केट में डील करने का, पर तुमको पहले शेयर मार्केट में शेयर्स बाय करना, सेल करना, ये सब चीज़ें जानने से पहले कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। ये सारे कंसेप्ट इजीली समझा रहा हूँ ताकि तुम जब फ्यूचर में शेयर मार्केट में डील करोगे तब तुमको सारी चीज़ें अच्छे से समझेगी। इक्विटी शेयर्स ही वो टाइप के शेयर्स है जहाँ पे तुम्हारा 1 साल में भी पैसा डबल हो सकता है। 1 साल छोड़ो, अभी रिसेंटली 1 महीने में भी पैसा डबल हुआ है, बहुत सारे। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं जो भी एग्जांपल देता हूँ तुम लगा तो गूगल सर्च करो, तुमको वही दिखेगा। रिसेंटली 2 महीने पहले ऑरबिंदो फार्मा, नाम सुन लो ठीक से मैं जो बोल रहा हूँ, ऑरबिंदो फार्मा, ये कंपनी का शेयर 300 रुपीज में बिक रहा था। 300, 310, 330 ऐसे रेंज में बिक रहा था। 310, 330 रुपीज का शेयर आज 700 रुपए से ज्यादा वैल्यू में बिक रहा है। 700 से भी ज्यादा वैल्यू में, मतलब 2 महीने में पैसे डबल। 21 दिन में पैसा डबल तुमने स्कीम सुना रहेगा, पर वो मूवीज में सुना था, प्रैक्टिकली वैसा होता नहीं है, पर शेयर मार्केट में वो होता है। पर शेयर मार्केट में पैसा डबल भी होता है और पैसा आधा भी होता है। बहुत कंपनी से बच्चों, बहुत सारे कंपनीज, मेरे पास इतने एग्जांपल है, भर भर के एग्जांपल्स है मेरे पास, इतने सारे एग्जांपल्स हैं। अब जिन लोगों ने इंडसइंड बैंक का नाम सुना रहेगा, बहुत सारे कंपनीज है, बहुत सारे नाम है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिसमें आरबीएल बैंक हो गया, आरबीएल करके भी एक बैंक है। 700-800 रुपए के शेयर 200 रुपए में बिक रहे आज मार्केट में, 200-100 रुपए में भी बिक रहे। 300-400 रुपए कंपनी वाले शेयर्स 100 रुपए में बिक रहे। मतलब 400 रुपए वाला शेयर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, तुम देख सकते हो 423-480 रुपीज वाला जो शेयर्स है वो आज 130-120 रुपीज में बिक रहा है। मतलब आधे से भी आधे रेट में मार्केट में शेयर बिक रहे हैं।
शेयर मार्केट ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे पैसे जितने टाइम्स मल्टीप्लाई भी होते हैं उतने टाइम डिवाइड भी होते हैं। मतलब तुमने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया तो 1 करोड़ का 1 रुपये भी हो सकता है, 1 करोड़ का 10 करोड़ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न तो मिलेगा, लेकिन उल्टा भी हो सकता है। किधर? शेयर मार्केट में। जितना भी शेयर मार्केट का जो भी चीज़ तुम सुनते हो कि पैसा डबल होते हैं, इतना होता है, इतना अर्निंग्स होती है, बहुत सारे कंपनीज है। इन्फोसिस भी एक करके कंपनी है, अभी तुम देख लो, रिसेंटली देख लो, रिसेंट एग्जांपल रुचि सोया करके कंपनी, वो भी देख लेना तुम लोग। डेली मतलब वो कंपनी 3 रुपए वाली कंपनी, 3 रुपए वाली कंपनी, 3 रुपए कंपनी वाले का शेयर आज शेयर मार्केट में 300 रुपए से भी ज्यादा रुपए में बिक रहा है। 1 साल भी नहीं हुआ, 100%, मतलब 1 करोड़ डाला तो 100 करोड़, वो भी 1 साल के अंदर। तुम बिलीव नहीं कर सकते हो इतना ज्यादा शेयर मार्केट में रिटर्न्स मिलते। अब अगर रिटर्न्स, अगर तुम्हारा पैसा डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, तो तुमको ये 10%, 9%, 12% पूरे साल में एक बार मिलता है, उससे कुछ लेना देना है क्या? इधर तो 10%, 15%, 12% तुमको 1-10 मिनट में भी मिल सकता है। ऐसे हिसाब से यहाँ पे इक्विटी शेयर है, इसीलिए इसका यहाँ पे परसेंटेज नहीं लिखा है, क्योंकि लोगों को यहाँ पे डिविडेंड से कम लेना देना है और कैपिटल एप्रिसिएशन से ज्यादा लेना देना है। कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब क्या? मैंने 2 लाख रुपए डाले, मेरे 5 लाख रुपए होने चाहिए, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। मतलब तुम जितने पैसे इन्वेस्ट करते हो, पैसे उससे ज्यादा होने चाहिए, डबल होने चाहिए, ट्रिपल होने चाहिए, मल्टीप्लाई होने चाहिए। तो ये सब होता है सिर्फ इक्विटी शेयर्स के केस में। बाकी इन सब के केस में ये सिक्योरिटीज लिस्टेड भी रही ना, तो 100 रुपए का शेयर, 100 रुपए का शेयर, बिलीव मी, 100 रुपए का शेयर 105 भी मुश्किल से तुमको 5-6 साल में दिखेगा, क्योंकि ये इनके सिक्योरिटीज में डिविडेंड का फ्लक्चुएशंस नहीं है, डिविडेंड फिक्स्ड है। तो तुम बोलोगे सर इतने पैसे मल्टीप्लाई होते तो हर कोई इधर ही इन्वेस्ट करेगा ना, इधर क्यों इन्वेस्ट करेगा? ध्यान से सुनो, तुम रिस्क लेने के लिए तैयार हो, पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा क्राउड है जिनका एज हो गया है, ओल्ड एज बहुत ज़्यादा हो गया है, अब उनको उनके जितने भी पैसे उनको इकट्ठा करके उनका आगे का लाइफ गुजारना है। तो ऐसे टाइप के लोग जनरली रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं रहेंगे। तो ऐसे टाइप के लोग जो रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं, तो वो यहीं पे इन्वेस्ट करेंगे। मतलब ये जो सिक्योरिटीज़ है, ये सिक्योरिटीज़ में सिर्फ उन्हीं लोग इन्वेस्ट करते हैं जिनको रिस्क नहीं लेना, पर जिनको रिस्क लेना है इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए ये अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज है और उन अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज के अलग अलग फीचर्स है। ये सब अलग अलग फीचर्स है इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स से रिलेटेड। यहाँ पे डिविडेंड का रेट फिक्स रहता है, यहाँ पे डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं रहता है, फ्लक्चुएट करता है। दोनों में वाइंडिंग अप के वक्त सबसे पहले पैसा देना रहा तो प्रेफरेंस शेयर को पैसा मिलेगा, इक्विटी शेयर को। अब तुम बोलोगे सर इक्विटी शेयर होल्डर के पैसे एप्रिशिएट होते बढ़ते हैं, पर आपने बोला है कंपनी तो शेयर कभी खरीदते ही नहीं उनसे। अब ध्यान से सुनो, तुमने जब कंपनी ने शेयर इश्यू किए थे तब तुमने उसको सब्सक्राइब किया, और सब्सक्राइब करने के बाद तुम सब लोग बन गए इस कंपनी के शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स तुम लोग, कंपनी जब तक बंद नहीं हो जाती ना तब तक तुमको तुम्हारे पैसे वापस नहीं मिलेंगे, ऐसा मैंने बोला। पर जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती तब तक तुम ही शेयर होल्डर रहोगे, कोई और नहीं बन सकता शेयर होल्डर, ऐसा मैंने नहीं बोला। अब ध्यान से सुनो, इसमें एक ट्विस्ट है। तुम इस कंपनी के शेयर होल्डर बन गए, 1 साल बाद तुमको इस कंपनी का शेयर का पैसा नहीं चाहिए, तुम बोलते हो कि नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे मेरे पैसे वापस करो, मुझे ये कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहना और मुझे मेरे पैसों की ज़रूरत है और मुझे कुछ ज़रूरती चीज़ें चाहिए जिसकी वजह से मेरे को कंपनी के शेयर्स नहीं चाहिए ना। सिंपल, तुमको अगर हमारे कंपनी के शेयर नहीं चाहिए, हमारे दरवाजे नहीं आने का पैसे मांगने के लिए, लेकिन तुम वो कंपनी का शेयर किसी और को बेच सकते हो। तुमने वो शेयर किसी और को बेचा, उसने तुमको पैसे दिए, तुम्हारे पास आ गए पैसे, तुम शेयर होल्डर नहीं रहे, जिसको बेचा वो बन गया शेयर होल्डर। मतलब कंपनी ने तुमको पैसे वापस नहीं किए, तुमने क्या किया, उस शेयर को किसी और को बेचा, तो तुम वो शेयर्स को किसी और को पब्लिक में बेच सकते हो। पर ऐसा सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी में ही होता है। प्राइवेट कंपनी में पब्लिक में शेयर बेचना किसी और को अलाउड नहीं है। अब बच्चों
इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स ये दोनों तो ओनर्स ही है, ये दोनों को हम ओन्ड कैपिटल में ही इंक्लूड करते हैं और दोनों को हम लोग डिविडेंड देते ही, दोनों को हम लोगों को डिविडेंड पे करना ही पड़ता है। पर डिविडेंड देखा जाए तो पहले सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना पड़ता है, फिर बच जाता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोग डिविडेंड पे करते हैं। लेकिन बचने के बाद भी मुझे इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देने का है, मत दो, ये चुपचाप बैठे रहेंगे, कुछ नहीं बोल सकते। बच्चों बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो बहुत प्रॉफिट अर्न करती है पर वो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देती। लेकिन तुम्हारा पैसा अगर एक साल में डबल हो रहा है, 50% इंक्रीज हो रहा है, 30% इंक्रीज हो रहा है, तो ये 10 और 9 और 11 में क्या रखा है? सिंपल है ना कि अगर तुमको 1 लाख इन्वेस्ट करने के बाद एक ही साल में 1.5 लाख रुपए मिल रहा है, मतलब 50% मिल रहा है, मतलब ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा मिल रहा है, तो डिविडेंड में तुमको क्या इतना इंटरेस्ट रहेगा। तो जनरली डिविडेंड मिले नहीं मिले, तो डिविडेंड के हिसाब से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाला क्राउड होता है, लेकिन उसका परसेंटेज कम होता है एज कंपेयर टू लोग इस हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं कि उनके पैसे मल्टीप्लाई हो, नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो, उस टाइप से इन्वेस्ट करने वाले लोग काफी रहते हैं। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स के बारे में मैं और बोलूँगा। इक्विटी शेयर्स ऐसा समझ लो तुम्हारा पूरा का पूरा शेयर मार्केट ही, पूरा का पूरा जितना भी शेयर मार्केट है वो पूरा इक्विटी शेयर्स ही। ये भी प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह भी रहते हैं पर वो तुमको ज़्यादा ट्रेड नहीं होते हुए दिखते हैं, ज़्यादातर तुमको जो ट्रेडिंग में दिखते हैं वो इक्विटी शेयर्स ही दिखते हैं। इक्विटी शेयर्स में ये जो वाइंडिंग अप वाला फीचर है ये इसीलिए रखा गया है कि अगर हमको पैसों की ज़रूरत पड़े, जैसे यहाँ पे पैसों की ज़रूरत थी, हमको पैसों की ज़रूरत पड़े और हमको पैसे मांगने किसी से, तो हम लोग पैसे मांगते हो किससे मांगे, तो तुम देखोगे यहाँ पे मैंने अमाउंट हर जगह पे लिखी है, पर सबसे ज़्यादा अमाउंट कितना लिखी है? इधर। क्यों लिखी है? क्योंकि ये एक ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिनको हमको पैसे वापस करने ही नहीं है। ध्यान से सुनना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक फिक्स पीरियड के बाद 10 साल, 15 साल, 20 साल, बस रुक जाओ इधर, 20 साल तक प्रेफरेंस शेयर इशू करना अलाउड है। नए एक्ट के हिसाब से उसको अमेंड करके 25 इयर्स तक किया है, पर कुछ कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी में, तुमको लेक्चर्स में पता होगा कि जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी कौन सा है, क्या है प्रेफरेंस शेयर का 25 इयर्स का क्राइटेरिया। पर अभी फिलहाल के लिए 20 इयर्स तक का पकड़ो, एक स्पेसिफिक टाइम तक इशू करना अलाउड, इससे ज़्यादा टाइम के लिए इशू करना अलाउड नहीं है। इक्विटी शेयर को तो वाइंडिंग अप के वक्त ही मिलेगा, पर इसको कुछ टाइम बाद पैसा वापस मिलेगा, इसको कुछ टाइम बाद पैसा वापस मिलेगा, इसको कुछ टाइम बाद पैसा वापस मिलेगा, मतलब इन सबको पैसा कुछ ना कुछ टाइम बाद हम लोग वापस करने वाले हैं, लेकिन इसको पैसा वापस करना ही नहीं। तो पैसा वापस करना ही नहीं है तो ऐसे पैसे जेब में ज्यादा चाहिए ना, देखो ज्यादा है, 1.2 करोड़ इसीलिए रखे, यहाँ पे कम अमाउंट इसीलिए रखा कि 1.2 करोड़ में से 1 करोड़ वापस कर देंगे, 1.2 करोड़ हमको वापस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे मन में अगला सवाल ये आता है कि सर अगर 1.2 करोड़ वापस नहीं करना है तो ये पूरा 2.2 करोड़ क्यों से उनसे मांगते ना, डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं, प्रॉफिट रहो तो डिविडेंड दो, नहीं तो मत दो। एक चीज समझ लो, तुमने पूरा का पूरा पैसा अगर इन्हीं सोर्सेस से मांग लिया तो ऐसे सिचुएशन में तुम्हारा आज नहीं तो कल कंपनी का गोल चेंज होगा और तुम सोचोगे कि डिविडेंड देना है, और जब तुम सोचोगे डिविडेंड देना है तो इतने ज़्यादा लोगों को डिविडेंड देना पड़ेगा, तो आगे जाके तुम्हारा खर्चा बढ़ता रहेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 करोड़ रुपए वापस करने से तुम्हारा डिविडेंड देना कितना पड़ता है, 1.2 करोड़ शेयर होल्डर्स को ही डिविडेंड देना पड़ता है। बाकी ये 1 करोड़ के तो पैसे अपन इंटरेस्ट पेमेंट करके और डिविडेंड के वक्त उनका पैसा वापस करेंगे, तो आगे जाके तुम पे लोड नहीं आएगा और तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन भी तुम अच्छे से रन कर सकते हो। इसीलिए तुमको इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में और बहुत डिस्कस करना बाकी बच्चों, और हमारा डिस्कशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में ना बहुत सारी चीज़ें जो हम चैप्टर में कवर अप करेंगे, कुछ चीज़ों के बारे में मैंने तुमको यहाँ पे बताई है ऑलरेडी, पर कुछ चीज़ें जो रह गई है मैं मेन चैप्टर के वक्त जब स्टार्ट करूँगा तब मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। अभी फिलहाल के लिए जितनी चीज़ें बोर्ड पे दिख रही है वो सारी की सारी चीज़ें तुम लिखोगे, फटाफट लिखो, जितना भी चीज़ें दिख रही है तुमको बोर्ड पे वो सारी चीज़ें फटाफट से लिखो, जल्दी लिखो। तुमको सब लिखना है, तुमको अलग से एक रजिस्टर भी बनाना है। ध्यान से सुनो, एसपी का एक अलग से रजिस्टर बनाओ, जितने कंसेप्ट में सिखा रहा हूँ बता रहा हूँ
ये तुमको लिखना भी है, मार्क भी करना है, ठीक है, ताकि जब तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक्स आ जाएगी तो टेक्स्ट बुक्स में तुम लिख सको। इसलिए अभी फिलहाल के रजिस्टर्स में सब लिख लो, जितना भी पता है बोर्ड पे सब लिखना है, क्योंकि ये एग्जाम्पल तुम्हारे बुक में रहेगा तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे। लिखो। और एक चीज समझ लेना, ऐसा मत समझो ये 11th स्टैंडर्ड का एग्जाम्पल है, काय को लिखे, क्यों लिखे, ध्यान से सुनना। हमारा 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट सेकंड चैप्टर जब स्टार्ट होगा तब यही लिखाने वाला हूं मैं फिर से, समझ में, ये सब उससे रिलेट करता है, इसलिए सीरियसली सुनो। सिर्फ 11th स्टैंडर्ड में हमको सब पता है, हमको सब आता है, हम काय को सुने, इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सब चीजें जितना भी 11th में हुआ होगा भी, फिर भी मैं तुमको फिर से 12th का स्टार्ट इसी एग्जांपल से करूंगा और ये सब चीजों को आगे वाला लेवल सिखाऊंगा, ये वाला लेवल में फिर से नहीं सिखाऊंगा, इसके आगे वाला लेवल में सिखाऊंगा। इसलिए अभी जितना भी दिया बोर्ड में उतना पूरा लिख लो फटाक से। फटाफट लिखो। एक मिनट लिखने से पहले एक दो पॉइंट मुझे और डिस्कस करना है तुम्हारे साथ। एक चीज समझ लेना, ये 80 लाख अपने पास ऑलरेडी थे, अपने पास 80 लाख रुपए होते हुए भी हमने पैसे मांगे क्यों इनसे, और 2.2 करोड़ क्यों मांग रहे हैं हम लोग? अपने पास 80 लाख रुपए है ना, तो 2.2 करोड़ नहीं मांगना चाहिए था, हमने 1.4 करोड़ मांगना चाहिए था, ये तो गलत हो गया। मैंने 2.2 करोड़ कैसे मांग लिया? अब ध्यान से सुनो, जो 80 लाख रुपए है ना, 80 लाख रुपए, ये 80 लाख रुपए से हम जब इक्विटी शेयर्स शेयर मार्केट में इशू करेंगे, शेयर मार्केट थ्रू या डायरेक्टली इशू करेंगे, आईपीओ करेंगे या खुद होके इशू करेंगे, तब 1.2 करोड़ में से 80 लाख के शेयर्स खुद ही खरीद लेंगे। ध्यान से सुनो, 1.2 करोड़ के शेयर जब हम पब्लिक में इशू करेंगे, उसमें से 80 लाख के शेयर हम लोग खुद ही खरीद लेंगे। क्यों खुद खरीद लेंगे? इसके पीछे रीजन तुमको भी पता है, तुम्हारे मन की बात मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। 1.2 करोड़ में से 50% अगर कंसिडर किया जाए तो 60 लाख होता है। कितना होता है? 60 लाख, मतलब 50% से ज्यादा अगर वोटिंग पावर तुम्हारे हाथ में है तो ऐसे केस में तुम डायरेक्टर्स किसको बनाओगे? खुद ही को बनाओगे। नहीं तो कंपनी ओपन की, आइडियाज वगैरह लाए, मशीनरीज वगैरह सब किया और कंपनी किसी और को दे बैठे, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए तुमको क्या करना पड़ेगा, जब इक्विटी शेयर इशू करोगे तो उसमें से 80 लाख के इक्विटी शेयर्स कौन खरीद लेगा? हम खुद खरीद लेंगे, ताकि हमारे पास 50% से ज्यादा वोटिंग पावर खुद के हाथ में है। मतलब इससे और एक चीज क्लियर होती है कि अगर वोटिंग की बात आ जाए तो ये वोट कर सकते हैं, ये वोट नहीं कर सकते। उसके साथ साथ मीटिंग अटेंड करने की बात आ जाए तो मीटिंग में अगेन इक्विटी शेयर्स मीटिंग में बैठ सकते हैं, पर प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को मीटिंग में बैठना अलाउड नहीं। अब ध्यान से सुनो, अगर इक्विटी शेयर होल्डर को वोट करना अलाउड है तो बताओ डायरेक्टर वोट करके अपॉइंट कौन करेगा? इक्विटी शेयर होल्डर अपॉइंट करेगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर अपॉइंट करेगा, इसीलिए 1.2 करोड़ में से 80 लाख के शेयर्स हम खुद बाय करके 50% से ज्यादा वोटिंग पावर अपने हाथ में रख लेंगे, ताकि ये वोटिंग पावर हमारे हाथ में रहने से हम खुद को डायरेक्टर बनाएंगे, किसी और को डायरेक्टर बनने नहीं देंगे। लिख लो बच्चों, ये 2 पॉइंट और ऐड करने थे, वोटिंग और मीटिंग का मैंने बता दिया था। सब लिख लो फटाफट। वोटिंग पावर हमारे हाथ में रहेगा, इक्विटी वालों के हाथ में रहेगा, याद रखना। जल्दी
सब चीजें लिखनी है अच्छे से फटाफट। सब जैसे दिया है वैसा एज इट इज लिखना है तुमको। टाइम पास बिल्कुल करना नहीं है, फटाफट लिखना है सब चीजें। अभी फिलहाल के लिए तुमने अगर रजिस्टर्स नहीं रखे रहेंगे तो कोई तो भी एक आधे कोई फुल स्केप पे पूरा लिख लो और फिर बाद में मार्केट से रजिस्टर बाय करके लिखना। पर अभी तुमको ये लिखना है क्योंकि अगले लेक्चर में इससे आधा ही लिखेगा, तुमको इतना पूरा नहीं लिखने वाला बोर्ड पे। इससे लिखो फटाफट, ये जितना भी बोर्ड पे दिया है फटाफट लिख के निकलो फटाफट। और एक अलग से रजिस्टर तुमको मेंटेन करना है उसी रेसिपी के लिए, क्योंकि जब जब मैं तुमको कंसेप्ट सिखाऊंगा, किसी के बारे में कुछ कंसेप्ट सिखाऊंगा, एग्जांपल्स दूंगा, तो तुमको सब चीजें लिखनी है। याद रखना तुम्हारे बुक्स में तुमको सब लिख के निकालना है। जल्दी लिखो। लिख लिया? लिख लिया बच्चों? जल्दी लिखो। अब तक हमारा डिस्कशन जितना भी चल रहा है, अब तक हम लोग पहले ही स्टेज पे है जो कि हमारा प्रमोशन स्टेज है। प्रमोशन स्टेज में ही हम लोग ये सब चीज़ें समझ रहे हैं। ये सब सोर्सेज से हम लोग जो पैसा मांग रहे हैं वो इसीलिए पैसा मांग रहे हैं कि तुम, और ये सब सोर्सेज से मैं तुमको इसलिए इस सोर्सेज बता रहा हूँ ताकि तुम भी ओनर्स हो बिजनेस के, तो तुमको पता होना चाहिए कि हम किस किस तरीके से पैसे मांगने वाले हैं। तो सब चीज़ों के बारे में पता चाहिए, इसलिए मैं तुमको ये सब लिख के भी बता रहा हूँ अलग से। इसका मीनिंग पता होना चाहिए। एज अ ऑर्गेनाइजेशन के ओनर तुमको मीनिंग पता होना चाहिए हम क्या क्या तरीके से पैसे मांग रहे हैं लोगों से, और वो सिक्योरिटीज का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है जिस तरीके से पैसे मांग रहे हैं उसका।
सब चीजें लिखनी, बोरोड कैपिटल, क्रेडिटर्स, इंटरेस्ट, जितना दिया है उतना सब आना चाहिए, वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, फिक्स एसेट्स, सब चीजें अच्छे से लिखनी है। डिविडेंड ओनर्स एरो देख लो अच्छे से और उस हिसाब से सब लिखो। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स का जैसा मैंने लिखा है वैसा सब लिखना है तुमको। हो गया लिख के? चलो हो गया रहेगा तुम्हारा सबका लिख के। अब अगला जो हमारा कंसेप्ट रहेगा वो कंसेप्ट हमारा रहेगा इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर तो समझा दिया। ये सब टाइप के बोरोड कैपिटल्स है। डिबेंचर एक ऐसा टाइप का बोरोड कैपिटल है जैसे अपन शेयर्स इशू करते हैं पब्लिक में, पब्लिक शेयर सब्सक्राइब करती है, फिर हम उनको शेयर्स अलॉट करते हैं, वैसे ही सेम टाइप का डिबेंचर होता है। डिफरेंस सिर्फ इन दोनों में ये है कि डिबेंचर सिक्योर्ड है, ये टोटली ओनर्स वाला सिक्योरिटी, ओनर बन गए तुम लोग, इधर ओनर नहीं बने, इधर तुम लोग क्रेडिटर बने, उधार लिया तुमने पैसों से, उधार दिया कंपनी को पैसे। तो डिबेंचर्स ये एक सिक्योर्ड कैपिटल है, पर बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट ये अनसिक्योर्ड है। ये तीनों का कंपैरिजन बता रहा हूं, डिबेंचर, बॉन्ड्स और पब्लिक डिपॉजिट। डिबेंचर टोटली सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड डिबेंचर इशू करना अलाउड ही नहीं है। भले ही अनसिक्योर्ड टाइप का डिबेंचर है और था, पर अनसिक्योर्ड टाइप के डिबेंचर्स इशू करना अलाउड नहीं। तुम्हारे सारे के सारे डिबेंचर जो भी होने चाहिए मार्केट में वो सिक्योर्ड ही जाने चाहिए। मतलब तुमको कोई ना कोई एसेट गिरवी रखी डिबेंचर्स इशू करना अलाउड है। तो कुछ ऐसे टाइप के इन्वेस्टर्स है जिनको रिस्क नहीं लेने का है और उनको चाहिए कि हम ऐसे कंपनी के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे जो सिक्योर्ड हो, मतलब कोई ना कोई एसेट गिरवी रखे, अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए भाग गए तो हमारे पैसे तो चले गए ना। तो ऐसे केस में डिबेंचर्स बाय कर लो कंपनी के, तुम्हारे पैसे चले भी जाते हैं तो एसेट बेच के तुमको तुम्हारे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। तो डिबेंचर एक ऐसा टाइप का सिक्योरिटी। बॉन्ड्स और पब्लिक डिपॉजिट इन दोनों में फर्क क्या है समझा दो। पब्लिक डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट जैसा रहता है, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, तुम्हारी मर्जी तुमको कितने टाइम के लिए करना है, 6 महीने के लिए, मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 36 मंथ्स। कल के लेक्चर मतलब परसों के लेक्चर में, पहला जो लेक्चर था उधर मैंने बुक में जब सीखा था तो वहाँ पे लिखा था मिनिमम 6 मंथ्स टू 36 मंथ्स। तो तुमको 6 महीने से लेके 36 मंथ तक, मतलब 3 इयर्स तक तुम लोग पब्लिक डिपॉजिट का क्रेडिट रख सकते हो। तुम गए बैंक में, तुमको 1 साल का एफडी करना है, वैसे तुम गए कंपनी में, तुमको 1 साल का पब्लिक डिपॉजिट करना है, 2 साल का पब्लिक डिपॉजिट करना है, तुम्हारी मर्जी। तुमको 6 महीने से लेके 36 मंथ तक जितने टाइम के लिए करना है तुम कर सकते हो, पर यहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं है, यहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं है। मैंने डिबेंचर इशू किए, मैंने बोला 5 साल तो 5 साल, मैंने बोला 10 साल तो बॉन्ड्स के पैसे 10 साल बाद ही मिलेंगे। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है, ये सिक्योर्ड है, ये अनसिक्योर्ड है। इन दोनों में डिफरेंस इतना है, इसका टाइम का रीपेमेंट इन्होंने जैसा बोला वैसा रहेगा, इसका टाइम का रीपेमेंट तुम जैसे डिसाइड करोगे वैसा रहेगा। तो ये सिक्योरिटीज में, बोरोड कैपिटल में कुछ ऐसा टाइप का डिफरेंस है। इसके बारे में भी हम लोग आगे बहुत ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। डिबेंचर को पैसे वापस करना मतलब रिडीम करना, मतलब जब हम कभी सिक्योरिटीज वापस करते हैं, इन सब में से हमको इसको छोड़ दिया जाए, बाकी सबको पैसे वापस करने रहते हैं। तो पैसे वापस करना मतलब हम उसको बोलते हैं रिडीम करना, रिडीम करना, पैसे रिडीम करना। तो इधर भी रिडीम करने के बहुत अलग अलग तरीके, अलग अलग मेथड्स है रिडीम करने के। बॉन्ड्स के डिबेंचर देखोगे तो 8 टाइप के डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स देखोगे तो 9 टाइप के बॉन्ड्स है, पब्लिक डिपॉजिट में कोई टाइप नहीं, पब्लिक डिपॉजिट एक ही है, वो सिक्योरिटीज को सबसे ही पढ़ना है। तो बच्चों हमारा जो अब अगला लेक्चर रहेगा उसमें प्रमोशन स्टेज तो कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग नेक्स्ट स्टेज की तरफ बढ़ेंगे। हर एक लेक्चर इंपॉर्टेंट है, हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, एज वेल एज तुम्हारे कंसेप्ट भी क्लियर हो गए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम यही रुकते हैं, हम लोग अभी हमारे अगले लेक्चर के लिए मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।